नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी झारखंड में फेल हुए बीजेपी के प्लान की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के झारखंड में जबरदस्त स्वागत की, बात करेंगे दिल्ली बीजेपी दफ्तर के घेराव की, यूपी में कांग्रेस सपा के 20 सीटों के हुए बंटवारे की, जानेंगे ज्ञानवापी को लेकर क्या कहा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार में तेज हुआ टकराव, हम नेता जीतन राम मांझी ने खोला मोर्चा, कहा महागठबंधन बना रहा था सीएम, नीतीश सरकार में नहीं मिल रही हिस्सेदारी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से राज्य का बकाया कथित तौर पर रोके जाने के खिलाफ शुरू किया 2 दिवसीय धरना, विरोध के तौर पर काली शॉल ओढ़े नजर आई ममता। यशस्वी जायसवाल के नाबाद 179 रनों की पारी के चलते विशाखापत्तनम टेस्ट में भारत की मजबूत शुरुआत, भारत ने जीता दूसरे टेस्ट में टॉस, पहले बल्लेबाजी करते हुए दिन का खेल समाप्त होने के समय 6 विकेट पर 336 रन बनाए। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 440 अंकों की तेजी के साथ 72,086 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 156 अंकों की तेजी के साथ 21,854 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। झारखंड में 2 दिन से चल रहे सियासी संकट पर आज ब्रेक लग गया है। चंपई सोरेन ने झारखंड के नए सीएम के रूप में शपथ ले ली है। आज ये मामला देश की संसद तक उठा तो जेएमएम और कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिशों की भी खबरें आती रहीं, लेकिन महागठबंधन ने झारखंड में बीजेपी के सभी प्लान को फेल कर दिए हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड की राजनीति में आया सियासी संकट अब खत्म हो गया है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन की तरफ से चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुनकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया, लेकिन करीब 28 घंटे तक राज्यपाल ने इस दावे पर फैसला नहीं किया। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता भेज दिया और शुक्रवार को चंपई सोरेन को राजभवन में सीएम पद की शपथ दिलाई। उनके साथ ही कांग्रेस के आलमगीर आलम और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने भी मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल ने चंपई से 10 दिन में बहुमत साबित करने को कहा है। बहुमत साबित करने के लिए चंपई सोरेन ने 5-6 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। वैसे सरकार के पास बहुमत है, 47 विधायकों का समर्थन सरकार को हासिल है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 41 ही है, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका के चलते 39 विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया है। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच सीएम पद की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में शानदार काम हुआ है, मुझे बहुत बड़ा दायित्व मिला है, इसे पूरा करूंगा। झारखंड सरकार हर तबके के लोगों के लिए काम करेगी। तो चंपई सोरेन की सरकार ने अब 5-6 फरवरी को विधानसभा का सत्र बुला लिया है। राज्यपाल ने 10 दिन का समय दिया है, लेकिन चंपई 4 दिन में ही बहुमत साबित करने की तैयारी में है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी झारखंड पहुंच गई है। सियासी संकट के चलते कांग्रेस के विधायक जरूर इससे दूर रहे, लेकिन यात्रा में जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। तो क्या रहा आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 20 दिन बीत गए हैं। हर बीतते दिन के साथ यात्रा में उत्साह और लोगों का काफिला बढ़ता ही चला जा रहा है। आज यात्रा झारखंड पहुंच गई। झारखंड में जब यात्रा पहुंची तो वहां पहले से ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई थी। 2 दिन पहले ही राज्य के सीएम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस कारण से सत्ता बदल गई और उस दौरान भी जमकर सियासी ड्रामा हुआ। ऐसे वक्त पर राज्य में न्याय यात्रा के प्रवेश ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। आज राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के गोकर्ण से न्याय यात्रा की शुरुआत की, फिर खरग्राम तारापीठ होते हुए भरसल मोड़ पहुंचकर मॉर्निंग ब्रेक के लिए यात्रा रुकी। ब्रेक के बाद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। दोपहर में यात्रा पश्चिम बंगाल झारखंड की सीमा पर पहुंची, जहां झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने यात्रा का झंडा लिया। झारखंड में प्रवेश के बाद हिरणपुर पहुंचकर चाय के बाद आगे बढ़ते हुए जोगेवर में रात्रि विश्राम है। न्याय यात्रा को लेकर अपना बयान देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 5 दिनों की बेहद सफल यात्रा के बाद आज 20वें दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में बढ़ रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में 2 चरणों में 8 दिनों तक रहेगी। यहाँ यात्रा 13 जिलों से होकर गुजरेगी। न्याय का अभियान हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है
भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने बीजेपी को परेशानी में डाल रखा है, तो परेशानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन ने भी बढ़ा रखी है। यह गठबंधन दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ हर जगह बीजेपी पर भारी दिखाई दे रहा है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन के आगे बीजेपी की हार तय मानी जा रही थी और आज इसे लेकर आपने दिल्ली में जबरदस्त प्रदर्शन भी किया है। देखिए ये रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में बहुमत कांग्रेस आप गठबंधन के पास था, लेकिन चुनाव में गठबंधन को मिले 8 वोट रद्द कर दिए गए और बीजेपी उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दिया गया, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। आप और कांग्रेस ने बीजेपी पर बेईमानी का आरोप लगाया है। आज आपने दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन किया, बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी सड़क पर उतर आए। दरअसल 30 जनवरी को पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव कराए गए। मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस और आप में गठबंधन था। इस गठबंधन के पास 36 में से 20 सदस्य थे। जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो बीजेपी 16 वोट लेकर 4 वोट से चुनाव जीत गई। 8 वोट रद्द किए जाने को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का, वोटों के साथ धांधली करने का आरोप लगाया और यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में आज सुनवाई हुई, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। अब आगे की सुनवाई 26 फरवरी को होगी, लेकिन इस मुद्दे पर सियासत अब तक शांत नहीं हुई है। दिल्ली में हुए प्रदर्शन में केजरीवाल ने कहा, चंडीगढ़ में जो हुआ वो बेहद ही शर्मनाक है। बीजेपी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। मेयर का चुनाव तो छोटा था, ऐसे में ये लोग लोकसभा चुनाव में किस हद तक जाएंगे इसे समझा जा सकता है। आपने बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया तो आप मुख्यालय पर बीजेपी ने भी प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्ट सरकार होने का आरोप लगाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली का मामला अब तूल पकड़ चुका है। बीजेपी जीतकर भी मुश्किल में दिख रही है और उसकी इन मुश्किलों को यूपी में इंडिया गठबंधन ने और भी बढ़ा दिया है। यहां इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। इसे लेकर सपा प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने बड़ा बयान भी दे दिया है। तो क्या कहा है रामगोपाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा तय हो गया है। कांग्रेस की डिमांड पर सपा ने उसकी सीटों की संख्या को बढ़ा दिया है। पहले अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया था, लेकिन अब यह संख्या बढ़ा दी गई है। सपा के प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में हमारा मजबूत गठबंधन है। हम दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों को लेकर सहमति बन गई है और जल्दी ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सपा ने 16 सीटों पर अपनी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 2 दिन बाद दूसरी सूची भी आ सकती है। पहली सूची में उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं जहां कोई विवाद नहीं था। रामगोपाल यादव के बयान से साफ है कि सपा की ओर से कांग्रेस को कुछ और सीटें देने की पेशकश की गई है और इस पर सहमति बनते हुए भी दिखाई दे रही है। 1-2 दिन में इसे लेकर दिल्ली में ऐलान हो सकता है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर सीटों का बंटवारा समय पर हो जाता है तो वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। और अब दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के यूपी में प्रवेश करने से पहले ही कांग्रेस और सपा के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, बस ऐलान बाकी रह गया है। इस बीच सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार तय करने में और देरी नहीं होनी चाहिए। आगामी चुनाव संविधान को बचाने के बारे में होंगे। तो यूपी में भी बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है। इस बीच देश की सुरक्षा के मामले में भी मोदी सरकार की विपक्ष घेराबंदी में जुटा हुआ है। कांग्रेस ने आज एक बार फिर से चीन के अवैध कब्जे को लेकर मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत चीन की सीमा पर भारतीय चरवाहे ने चीनी सैनिक को करारा जवाब दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सीमा पर भारतीय चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां चराने गए थे, जिस पर चीनी सैनिकों ने आपत्ति जताई। इस पर उन्हें जवाब देते हुए चरवाहे ने कहा, हम भारतीय जमीन पर खड़े हैं। आपको बता दें, गलवान वैली में हुई झड़प के बाद पहली बार चरवाहे सीमा के पास अपने पशुओं को चराने गए थे और उनके इस साहस को देश भर में सराहा जा रहा है। चरवाहों की देश भर में तारीफ हो रही है। तो केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने वीडियो शेयर करते हुए केंद्र से सवाल किया कि अपनी ही जमीन पर भारतीय चरवाहों को चीनी सैनिक रोक रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा, हाल ही में लद्दाख में चीन के साथ लगी हमारी देश की सीमा पर चरगाह से संबंधित एक मामला सामने आया है। ऐसा लगता है कि विदेश मंत्रालय ने इसे अपने आप को अलग करते हुए सारी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर डाल दी है। इस मामले पर हमारा बयान। उन्होंने इस घटना पर विदेश मंत्रालय की मामूली सी प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए भारत चीन रिश्तों को लेकर और सीमा के मुद्दों पर मोदी सरकार को विफल बताया है।
उन्होंने कहा कि 18 सैन्य वार्ता के बावजूद चीनी सेना को रोकने में मोदी सरकार सफल नहीं हो पाई। इसके साथ ही गृह मंत्रालय से उन्होंने 3 सवाल किए हैं। पहला, एलएसी पर भारत के दावे वाले क्षेत्रों में 2020 के बाद से चीन के बॉर्डर गार्ड्स द्वारा हमारे चरवाहों को परेशान किए जाने या पीछे धकेले जाने के कितने मामले सामने आए हैं। दूसरा, क्या इन टकरावों में हमारे चरवाहों को किसी तरह की चोट आई है या क्षति हुई है। तीसरा, क्या उन्हें चीनी उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई प्रयास किया गया या वे आईटीबीपी के समर्थन के बिना ही खुद का बचाव करने को मजबूर हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जयराम द्वारा सरकार से किए गए ये सवाल बहुत गंभीर है। तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 3 सवाल किए हैं। उम्मीद है कि सरकार इसका जवाब देगी और एलएसी पर चल रहे विवाद की सही तस्वीर पेश करेगी। दूसरी तरफ विवाद वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी शुरू हो गया है। जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार का फैसला हिंदू पक्ष के पक्ष में सुनाया है, जिसके बाद पूजा भी शुरू हो गई है। लेकिन मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। तो आज हाईकोर्ट में क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को दिए गए पूजा के अधिकार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब तक 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, कुछ नहीं किया जा सकता। इस आदेश से जिलाधिकारी वाराणसी को रिसीवर नियुक्त किया गया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने 23 जनवरी को ज्ञानवापी परिसर अपने कब्जे में ले लिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को संशोधित याचिका दायर करने को कहा। सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के वकील ने कहा कि 31 जनवरी का आदेश आने के कारण उन्हें तुरंत आना पड़ा। बेसिक आदेश को भी चुनौती दी जाएगी। मस्जिद कमेटी के वकील SF नकवी ने कहा कि डीएम ने आदेश होते ही रात में तैयारी कर ली और 9 घंटे में पूजा शुरू करा दी। जिला जज ने अपने ही आदेश के खिलाफ अंतरिम आदेश देकर वाद स्वीकार कर लिया है, जो न्यायोचित नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने संशोधित याचिका 6 फरवरी तक दायर करने का समय दिया है और आगे की सुनवाई भी 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे होगी। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने दावा किया है कि ज्ञानवापी केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी है। पूजा शुरू कराकर इस मामले में दबाव बढ़ाया जाएगा। केस को प्रभावित किए जाने की तैयारी है, यही प्लान है। 6 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होगी, तो दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी आज ईडी के मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ईडी को खरी खरी सुना दी है। तो क्या कहा है हाईकोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में ईडी कार्रवाई करती है। इस कार्रवाई में ईडी प्रॉपर्टी को जब्त करती है, सीज करती है। कई प्रॉपर्टियां तो लंबे समय से सीज की गई हैं। इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को सख्त निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि अगर 365 दिनों की जांच के बाद भी ईडी कुछ साबित नहीं कर पाती है, तो फिर संपत्ति को सीज करने की अवधि समाप्त हो जाती है। फिर उस संपत्ति को उसके मालिक को लौटाना होगा। जस्टिस नवीन चावला की बेंच ने भूषण स्टील एंड पावर के महेंद्र कुमार खंडेलवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामलों में लंबित अवधि में उसी समय को गिना जाता है जिसमें केस अदालत में चल रहा हो। 1 साल की अवधि में समन को चुनौती देने, जब्ती कार्रवाई के खिलाफ अपील दायर करने और उस पर सुनवाई की अवधि शामिल नहीं है। ऐसे में 1 साल के भीतर अगर जांच पूरी नहीं हो पाती है और मामला आगे नहीं बढ़ता है, तो फिर जब्त की गई संपत्ति लौटानी होगी। कोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान भी बहुत कड़ा है, इसलिए एक्शन लेने से पहले ईडी को विचार करना चाहिए। कोर्ट के आदेश से साफ है कि ईडी अब सिर्फ कार्रवाई के नाम पर प्रॉपर्टी को जब्त नहीं करेगी, बल्कि उसे साबित भी करना होगा कि उसकी कार्रवाई सही है और ये सब उसे 1 साल के अंदर ही करना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। महंगाई में अगर रियायत होने लगे और काटी गई रियायतों की बहाली दोबारा से होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि चुनाव सर पर आ गए हैं। अभी ये घोषणा हुई है कि ज़्यादातर बसों में, सरकारी बसों में किराया सीनियर सिटीजन का वो अब आधा लगेगा। हालांकि
ये कटौती जो रेलवे में की गई थी कि सीनियर सिटीजन का किराया जो है वो आधा लगता था पहले, जो ख़त्म कर दिया गया कोरोना के टाइम में, वो अभी तक बहाल नहीं हुआ है, जिसका कि लोगों को बेहद बेसब्री से इंतज़ार है। तो भाई चुनाव है सर पर, तो इस मौसम में हो सकता है कि मौजूदा सरकार से ये काम भी करवा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।